इस डीप डाइव का मिशन 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के पीछे की कहानी को फिर से समझना। हम सब ने पढ़ा है कि ये महात्मा गांधी के दशकों लंबे अहिंसक सत्याग्रह का नतीजा था, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस पर दो बिल्कुल अलग नजरिए पेश करते हैं। एक तो वो पारंपरिक कहानी है जो हम सब जानते हैं, और दूसरा एक कह सकते हैं संशोधनवादी दृष्टिकोण है जो कहता है कि असली वजहें शायद कहीं और थीं। और यही आज की हमारी पड़ताल का विषय है। एक तरफ गांधी का सत्याग्रह है तो दूसरी तरफ एडोल्फ हिटलर, दूसरा विश्व युद्ध और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि सबूत किस ओर इशारा करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत पारंपरिक दृष्टिकोण से करते हैं। गांधी जी। गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने आजादी की लड़ाई को मतलब कुछ पढ़े लिखे लोगों के दायरे से निकालकर एक जन आंदोलन बना दिया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और फिर भारत छोड़ो आंदोलन, इन्होंने करोड़ों भारतीयों को पहली बार एक साथ जोड़ा। बिल्कुल, उनकी रणनीति का सार था सत्याग्रह, लेकिन इसका एक और गहरा असर हुआ। उन्होंने भारतीयों के मन से अंग्रेजी हुकूमत का डर निकाल दिया और उन्हें क्या कहते हैं अशासनीय बना दिया। जैसे 1930 की दांडी यात्रा। हाँ, उसी को देख लीजिए। एक मुट्ठी नमक उठाकर गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नैतिक नींव को पूरी दुनिया के सामने हिलाकर रख दिया। उन्होंने दशकों तक ये जमीन तैयार की थी। ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है, हाँ, उसे 1944 तक अंग्रेजों ने पूरी तरह से कुचल दिया था। सारे बड़े नेता जेल में थे। तो सवाल ये उठता है कि अगर 1944 में अंग्रेज इतने मजबूत थे तो सिर्फ 3 साल में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा? और आपका ये सवाल हमें सीधे दूसरे दृष्टिकोण पर ले आता है। इसका जवाब भारत के बाहर की घटनाओं में छिपा है, खास तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध में। हिटलर? हाँ, पर सीधे तौर पर नहीं। हिटलर ने उस साम्राज्य की कमर तोड़ दी जिसने भारत को गुलाम बनाया हुआ था। मतलब आर्थिक रूप से? हाँ, पूरी तरह से। 1939 में युद्ध शुरू होने से पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा लेनदार था। 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ तो वो दुनिया के सबसे बड़े कर्जदारों में से एक था। और भारत का भी उन पर कर्ज था? बहुत बड़ा। अकेले भारत का ही उन पर 1200 मिलियन पाउंड का कर्ज था। साम्राज्य चलाने के लिए न तो उनके पास पैसा बचा था, न सैनिक। और इसी कमजोर होते साम्राज्य के बीच सुभाष चंद्र बोस अपनी रणनीति बना रहे थे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बिल्कुल। और इसी नीति पर चलकर उन्होंने जापान की मदद से आजाद हिंद फौज यानी INA को फिर से खड़ा किया। लेकिन INA का सबसे बड़ा असर युद्ध के बाद हुआ। वो लाल किले वाले मुकदमे? जी, नवंबर 1945 में अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने INA के 3 अधिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। एक हिंदू प्रेम सहगल, एक मुस्लिम शाहनवाज खान और एक सिख गुरबख्श सिंह ढिल्लों। और ये उल्टा पड़ गया बहुत बुरी तरह। रातों रात ये तीनों राष्ट्रीय हीरो बन गए। लेकिन सबसे अहम बात ये हुई कि इस घटना ने ब्रिटिश भारतीय सेना की वफादारी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जो अंग्रेजी राज का सबसे मजबूत स्तंभ थी। वही भारतीय सैनिकों को लगने लगा कि वो अपने ही देशवासियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और क्या इसी का नतीजा था नौसेना का विद्रोह? जी हाँ, इसकी पराकाष्ठा हुई 18 फरवरी 1946 को, जब रॉयल इंडियन नेवी के 10,000 से ज्यादा नाविकों ने बंबई में विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह कराची से लेकर कलकत्ता तक फैल गया। तो जिस दिन सेना हाथ से गई, उसी दिन उन्होंने समझ लिया कि भारत में उनका खेल खत्म हो गया। और यहीं पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला सबूत सामने आता है। ये बात है 1956 की, जब भारत को आजादी देने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली कोलकाता आए थे। उस समय पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे PV चक्रवर्ती। उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उन्होंने एटली से सीधे सीधे पूछा, चूंकि 1944 तक भारत छोड़ो आंदोलन दम तोड़ चुका था, तो फिर आपने अचानक भारत छोड़ने का फैसला क्यों किया? और एटली का जवाब क्या था? एटली ने साफ कहा कि मुख्य कारण सुभाष बोस की INA और उसकी गतिविधियों की वजह से भारतीय सेना और नौसेना में फैली बगावत थी। ये तो बहुत बड़ी बात है। और जब चक्रवर्ती ने गांधी जी के प्रभाव के बारे में पूछा, एटली का कथित जवाब था मिनिमल,
यानी न्यूनतम। न्यूनतम। तो इसका कुल मतलब क्या निकालें? क्या इसका ये मतलब है कि गांधी जी का दशकों का संघर्ष, उनका सत्याग्रह सब व्यर्थ था? नहीं नहीं, व्यर्थ कहना बिल्कुल गलत होगा। निष्कर्ष ये है कि ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था, जहां कई चीजों ने एक साथ काम किया। अच्छा, इसे थोड़ा और समझाइए। तक नैतिक और मनोवैज्ञानिक जमीन तैयार की। उन्होंने करोड़ों भारतीयों को आजादी के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। वो नींव थी। ठीक है। फिर हिटलर के युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक और सैन्य कमर तोड़ दी, जिससे वो बेहद कमजोर हो गए। और अंत में सुभाष बोस और आईएनए के विद्रोह ने उस आखिरी स्तंभ को भी गिरा दिया जिस पर राज टिका था, सेना की वफादारी। बिल्कुल। इसने अंग्रेजों में वो डर पैदा किए जिसने उन्हें तुरंत जाने पर मजबूर कर दिया। तो भारत की आजादी किसी एक व्यक्ति या एक आंदोलन का नतीजा नहीं, बल्कि सत्याग्रह के नैतिक बल और एक वैश्विक युद्ध के क्रूर भौतिक परिणामों का एक जटिल मिश्रण थी। सही कहा। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या भारत की आजादी सिर्फ भारतीय और ब्रिटिश कारकों का नतीजा थी, या ये उस नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत थी जिसमें पुराने साम्राज्य ढह रहे थे और अमेरिका एक नई महाशक्ति के रूप में उभर रहा था? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर वाकई विचार करना जरूरी है।